क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट का स्वागत है इस क्लास में जो यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यानी जो यूपी बोर्ड 2025 को देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर ये देखिए आपका एक सीरीज स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर, जो कि टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका नाम है प्रचंड सीरीज। ठीक है, इस प्रचंड सीरीज में आप लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। यहाँ पर हम देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए, यूपी बोर्ड 2025 के लिए, जिसमें आज की क्लास जो है केमिस्ट्री की पहली क्लास है। ठीक है, पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो हम यहाँ से प्रचंड सीरीज में केमिस्ट्री चैप्टर, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से आकर जुड़िए जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं। तो स्वागत है उनका जेपी साइंस क्लासेस में। मेरा नाम है जयप्रकाश, आपके जेपी सर। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिलियन सोल्यूशन होता क्या है, क्या क्या चीजें इसकी होती है, इसके प्रकार क्या है, हर एक टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रचंड सीरीज में आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स पहले आपको बहुत सारे प्रिपरेशन करा दिए जाएंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने कई पिछले लेक्चर में या फिर बहुत सारे लेक्चर में दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, कि क्या क्या इस सीरीज में आपको मिलने वाला है, डिस्कशन लिंक है। हाँ, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आपका बिलियन चैप्टर, और साथ ही केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पहला लेक्चर लेने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो क्या आप सब रेडी हो? बिल्कुल, तो कमेंट में जरूर से बताओ कि हाँ सर हम सब रेडी हैं आज पहली क्लास को देखने के लिए, चैप्टर को देखने के लिए, कि हाँ इस चैप्टर में क्या है, हमको क्या क्या चीजें पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए सबसे पहले आज हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर का नाम क्या है। तो बिलियन, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका नाम है क्या, बिलियन या सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नाम क्या है, सोल्यूशन। तो हम यही पढ़ेंगे पहले कि सोल्यूशन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, इसको जानेंगे फिर आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना एक भी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आता है, देखिए आपका पहले आपके सामने यही चीज आएगा, बिलियन क्या है। तो बिलियन एकदम सिंपल सी बात है कि आप दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाते हो तो उनसे एक मिश्रण बनता है। अगर मिश्रण समांगी है, समांगी मतलब जब आप उनको मिला देते हो तो उनमें जो अलग अलग चीज आप मिलाए थे सब एक ही मिक्स हो जाए, वो अलग अलग ना दिखे। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन या वास्तविक विलयन कहलाती है। अब इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे, सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक जार था, क्या था, एक जार। इस जार में आपने ले लिया पानी, क्या ले लिया, पानी। ठीक है, हम दो पदार्थों को लेकर मिला रहे हैं इसमें पानी। देखिए ये आपका हो गया पानी। अब इस पानी में हमने थोड़ा सा डाल दिया क्या, चीनी। इस पानी में हमने क्या ऐड कर दिया, चीनी। हमने जब इसमें चीनी डाला तो ये बताओ आप, चीनी आप डालोगे तो पानी के अंदर जाने वाला चीनी क्या हो, घुल जाएगा, बिल्कुल सर। इसमें चीनी क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ये चीनी के अणु क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो अब क्या आप चीनी को देख पाओगे, नहीं सर चीनी को नहीं देख पाएंगे। अब देखो इसमें जब चीनी और पानी मिला दिए तो ये एक मिश्रण बना, लेकिन ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और इसी को क्या कहते हैं, विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। ये आपका क्या हो गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने पर उनको अलग अलग न देख पाओ तो उस प्रकार के जो मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं विलयन। तो समझ आपको विलयन क्या होता है, विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। लेकिन कौन सा मिश्रण, तो याद रखोगे आप, समांगी मिश्रण। ये आपसे हमसे क्यों पूछा सकता है कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो आपको बताना होगा समांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए इसमें दो चीजें, हमें कम से कम दो चीजें तो लेना पड़ेगा, पानी विलयन। तो इसमें दो चीजें आती हैं, तो जो आपका देखो विलयन है, इसके घटक अगर पूछा है आपसे क्या, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या विलयन, तो देखिए विलयन में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक। एक आपका होता है विलेय और एक आपका होता है, तो एक आपका होता है विलेय, एक होता है विलायक। अगर इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो थोड़ा सा इनका इंग्लिश में देख लो। ये आपका होगा सोल्यूशन, होता है सोल्यूशन, तो बोलते हैं सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं सोल्यूट, क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो विलयन, विलेय, विलायक। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, आपको बहुत ही प्यारा आंसर है कि आपका विलेय और विलायक होते क्या हैं। तो विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलेय कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। यानी वह पदार्थ जो क्या होता है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, यानी विलयन, विलेय बोलते हैं। और तथा वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। अब ध्यान सुनो, विलेय मतलब क्या होता है, विलेय मतलब जो विलीन हो गया, जो क्या हो गया, विलीन हो गया, विलीन हो गया। अच्छा बताओ, जो कम मात्रा में वो खत्म होगा मतलब गायब होगा, कि जो ज्यादा मात्रा में वो कम मात्रा में गायब होगा। जो ज्यादा मात्रा में वो क्या करता है, वो गायब करवा देता है। तो जो बिलवा देता है, जो क्या कर देता है, बिलवा देता है, उसको बोलते हैं विलायक। ये क्या करता है, ये बिलवा देगा, क्या करेगा, किसी पदार्थ को बिलवा देगा।
हाँ बिल्कुल, इस भाषा में पढ़ो आप लोग कि जो बिल मतलब बिला है क्या, जो बिले हो गया वो क्या हो गया बिले, और जो बिलवा दिया वो क्या हो गया बिला। मतलब जो ऐसे समझो कि जो कम मात्रा में वो बिले है, जो ज्यादा मात्रा में वो बिला है। जैसे एग्जाम्पल आपने अभी शरबत का लिया था, किसका एग्जाम्पल लिया था, शरबत का। तो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था शरबत, तो चीनी पानी मिलाओगे शरबत ही बनेगा ना। तो शरबत में देखो आपका क्या था, चीनी था और पानी था। तो अब चीनी और पानी दो चीज थी, तो देखो अब यहाँ पर जो चीनी है ये क्या है, चीनी आपका कम मात्रा, चीनी क्या है, चीनी आपका कम मात्रा में है, पानी क्या है अधिक मात्रा। तो यहाँ पर इससे साफ जाहिर प्रकट होता है कि कम मात्रा में जो चीनी है इसका मतलब क्या है, चीनी विलेय है। चीनी क्या है विलेय, और अधिक मात्रा में पानी इसका मतलब ये क्या है विलायक। तो क्या आपको विलेय और विलायक समझ में आ गया कि जो कम मात्रा में था वो विलेय था और जो अधिक मात्रा में हो गया विलायक हो गया। जैसे यहाँ पर चीनी और पानी में चीनी आपका विलेय है और पानी विलायक। सही है, समझ में आ गया। चलिए इतना चीज आपको पता होना चाहिए कि ये विलयन था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है आपका विलयनों के प्रकार, कि विलयन के प्रकार क्या क्या है, क्या क्या चीजें विलयन में आती है। तो इनमें सबसे पहले चीज अगर आप देखोगे कि इसमें क्या क्या आता है, तो कुछ आपको देखो डिटेल में करना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखोगे विलयन को बांटने के लिए कुछ आधार लिए गए, मतलब डायरेक्ट विलेन को नहीं बांटा गया, तो इसको कुछ आधार लेगा, कुछ आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहला देखिए, विलेनों को निम्नलिखित आधार पर किया, तो पहला आधार जो लिया गया वो अवयवों की मात्रा का आधार। अवयवों की मात्रा, जिनकी मात्रा, जैसे अवयवों की मात्रा का मतलब है, हम देखो अवयव का मतलब है उसके घटक। जैसे घटक, घटक मतलब विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया है। तो उसके आधार पर कई भागों में बांटा गया। पहला जैसे आपका है तनु तथा सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं, ये चीज देखो। अब तनु और सांद्र विलयन आप पहले डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बिल्कुल लिखना है आपको, लेकिन आपको पहले समझ लो कि तनु सांद्र होता क्या है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपके पास हम क्या करें, चलिए यहाँ पर हम दो जार ले रहे हैं, ठीक है, दो बर्तन ले सकते हो आप। और अब ध्यान दो, इन दोनों में हमने क्या किया, देखो ध्यान समझिएगा बात को, अगर आप ध्यान समझेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इन दोनों में हमने क्या किया, एक एक लीटर पानी डाल दिया। कितना, एक एक लीटर। इसमें भी देखिए आपका 1 लीटर पानी है, कितना, 1 लीटर पानी। और आपका इसमें भी कितना है, 1 लीटर पानी। ठीक है, दोनों मैंने बराबर पानी डाला, क्या डाला, बराबर पानी डाला। इसमें भी आपका उतना ही, एक एक लीटर पानी दोनों में डाला। अब दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वाले में हमने डाला, इस वाले में हमने डाला 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम चीनी। जबकि हमने इस वाले में कितना डाला, इसका वाले में मात्र 50 ग्राम चीनी डाला। कितना, 50 ग्राम चीनी। तो अब बताओ आप, किसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है और किसमें विलेय की मात्रा कम। तो अभी बताओ, अगर इसको देखोगे तो 500 ग्राम है और इसमें मात्र 50 ग्राम, इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम। तो देखो दो प्रकार के यहाँ विलेन बने। एक बना आपका जिसमें 500 ग्राम चीनी है, बना जिसमें 50 ग्राम चीनी है। तो 50 ग्राम वाला चीनी बताओ ये ज्यादा सांद्र होगा, ये सांद्र। अब सांद्र मतलब क्या है, मतलब कि इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, इकाई आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसको बोलते हैं सांद्रता। और सांद्रता नहीं समझ पा रहे, एकदम सिंपल भाषा समझो। गाढ़ापन समझते हो, गाढ़ापन, कौन ज्यादा गाढ़ा होगा, कौन कम गाढ़ा होगा। जैसे आपको हम दो चीज देते हैं, ठीक है, एक देते हैं आपको हम पानी, ठीक है, एक सिर्फ शुद्ध पानी है, और एक आपको दे दें सीरा। तो अब बताओ सीरा और पानी में कौन गाढ़ा होगा, सीरा। बिल्कुल सर, सीरा क्यों, क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा, उसमें चीनी घुली हुई है, चीनी की मात्रा ज्यादा है उसमें। और शरबत आप पानी नहीं, शरबत ले लो, देखो सपोज करो ये आपका शरबत हो गया, सीरा हो गया। तो शरबत और सीरा, तो शरबत और सीरा में ज्यादा गाढ़ा कौन है, सीरा। क्यों, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। वही चीज जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, इस प्रकार के विलयन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं, जैसे कि वाला आपका जो विलयन है इसको बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। आज इस प्रकार के विलयन बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं, तनु। तो वे विलयन, अब ध्यान से परिभाषा समझ लो, समझ लिया आपने। देखो वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो, विलेय की सांद्रता, विलेय की मात्रा कम हो, तनु विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक मात्रा में हो, वो सांद्र विलयन कहलाता है। तो आपको यहाँ साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं, कि जिसमें विलेय की मात्रा कम है वो आपका सांद्र है, सॉरी तनु है। और जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो, कैसा, सांद्र। तो इसमें ज्यादा ये सांद्र हो गया, इसमें कम ये तो तनु हो गया। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। सही है, तनु और सांद्र। दोनों बात क्लियर हो गई, चले आगे, क्या बोलते हो, सही है ना। तो यहाँ देखो आप शरबत और सीरा दोनों पी चुके। तो शरबत को ज्यादा मीठा है कि सीरा, ये आपको कमेंट में बताना है कि सर शरबत ज्यादा मीठा रहा है कि सीरा। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आगे, शरबत सीरा का आप कमेंट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला आपका हो गया सांद्र तनु।
दूसरा देखिए आप एक होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। ये तीन प्रकार के विलयन है, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। इन तीनों चीज को हम समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एक पॉइंट अच्छे समझिएगा, ठीक है। पहले आपको लोग कुछ स्पेशल चीजें लाते हैं। क्या बोलते हो, कलर चेंज किया जाए? चलो इसे देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एक जार है, समझ आ रहा है, ये क्या आपका एक जार है। चलिए सही, क्या आप समझ आ रहा है कि नहीं, स्पष्ट हो कि नहीं? नहीं स्पष्ट हो छोड़ जाना, चलो आपको लोग बना देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करें, इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भर दे रहे हैं। ये आपका कुछ लिक्विड भर गया, लिक्विड भर गया। अब इस बार क्या बना दो, सीरा शरबत आप पी चुके हो, बोलो क्या बना दिया जाए? अब सीरा शरबत नहीं पियोगे, इसको ग्लूकोज को ले लिया जाए। चलो एक बार और सीरा बनाते हैं, फिर बात देखते हैं। देखो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका है एक लिक्विड पदार्थ। लिक्विड पदार्थ में हम इसको ले लेते हैं, ये आपका हो गया पानी, क्या, पानी। ये आपका हो गया पानी, ठीक है। देखो ये आपका हो गया पानी, क्या हो गया, पानी। अब इस पानी में जब हम क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो याद रखो पानी आपका यहाँ पर है ये 1 लीटर, कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर पानी है, इस 1 लीटर पानी में हम अगर चीनी को घोलें, चीनी डालते जाए घोलते जाए, डालते जाए घोलते जाए, डालते जाए घोलते जाए, तो इस पानी में देखो यहाँ पर इस पानी में आपका अधिकतम जो चीनी है, वो अधिकतम चीनी जो आपका है, वो सपोज करो कि 800 ग्राम, 800 ग्राम चीनी घुल सकती है, चीनी घुल सकती है। मतलब अगर आप 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी नॉर्मल से आप डालते जाओ, चम्मच से हिलाते जाओ एक नॉर्मल या स्थिर तापमान पर, ठीक है। ये टेम्परेचर देखो यहाँ पर, एक बात याद रखो, यहाँ पर जो आपका तापमान होता है वो स्थिर होता है, तापमान स्थिर है, कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ तापमान स्थिर है, इस पर हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, 800 ग्राम चीनी घुल जाएगा, ये हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मात्रा निश्चित हो गई, ये मात्रा क्या हो गई, निश्चित हो गई, यानी यहाँ पर 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घुल सकता है। अब इस चीज को हम बोलेंगे, यानी ऐसे समझो कि इसका पेट जो होता है भर गया, पेट जो है भर गया। तो देखो आप लोग गाँव में सुने, अगर जो भी ये चीजें होती है, अगर आप कहीं सुने होगे ये सब, तो जरूर सुनेंगे, कोई इंसान खाना खा लिया तो बोलता है मन तृप्त हो गया। तृप्त मतलब हो गया, संतुष्ट हो गया, मन भर गया। तो यहाँ पर भी संतृप्त, देखो सन अगर हटा दो तो लिखा है तृप्त, तृप्त में सोचता है उसका कोटा पूरा हो जाना, भर जाना। तो कोटा पूरा हो गया मतलब इसमें 1 लीटर पानी में 800 ग्राम चीनी घुल सकता है, घुल सकता है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस प्लेयर में, अब इतना समझ में आ गया आपको, ये कहानी हो गई। अब ध्यान दो, इसमें हम चीनी डालना शुरू करते हैं, यानी हमको ये पता है कि 1 लीटर में 800 ग्राम चीनी घुल सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें, तो इसमें हम देखो कुछ चीनी की वैरायटी डालते हैं, ठीक है। अब चीनी की वैरायटी में क्या डालेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम डालते हैं 200 ग्राम चीनी, फिर 300 ग्राम चीनी, 200 ग्राम डाले घुल गया, 300 ग्राम डाले फिर घुल गया, फिर यहाँ पर हमने डाला 500 ग्राम चीनी, फिर डाला 800 ग्राम चीनी, फिर 900 ग्राम, और फिर यहाँ पर 900 ग्राम चीनी डाला तो भी घुल गया। अब यहाँ पर या फिर सपोज करो 1000, चलो एक और ले लेते, 1000 ग्राम चीनी डाल दें अगर, ठीक है। अब ध्यान, यहाँ पर देखो जो आपका, एक एक बात अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका 800 ग्राम था, क्या, 800 ग्राम, ये 800 ग्राम ये क्या था, यानी इसमें 800 ग्राम अगर आप चीनी घोल देते हो तो इसको बोलते हैं यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे क्या, संतृप्त विलयन, क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। यानी 800 ग्राम जो इसमें घुल जाएगा तो ये हो जाएगा संतृप्त विलयन। अगर इससे आप कम घोलते हो, इससे क्या करते हो, चीनी कम घोलते हो, जैसे आप 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम घोल रहे हो, अगर यहाँ से इतना ये आप घोल रहे हो, यहाँ पर विलयन तो बनेगा, ऐसे कहते हैं विलयन है, क्योंकि आपने दो पदार्थ को घोल दिया, दो पदार्थ को मिला दिया, तो ये विलयन तो बना। लेकिन इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, क्या बोलते हैं, असंतृप्त।
यानी अगर 800 ग्राम जो अधिकतम मात्रा संभव मात्रा थी घुलने की, उस मात्रा से आप कम घोलते हो तो उसे बोलते हैं क्या? असंतृप्त विलयन। और अगर सपोज करो आपने क्या किया, इसमें घोला, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, सब नहीं होते, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें घुलना 800 ग्राम चाहिए था, लेकिन वो उसमें आपने डाला 900 ग्राम भी घुल गया। तो अगर 900 ग्राम या 1000 ग्राम इस तरीके से, मतलब संतृप्त एक मात्रा थी, इस मात्रा से अगर ज्यादा घुल जाए, इस मात्रा से क्या हो जाए, ज्यादा घुल जाए, तो इस प्रकार को बोलते हैं विलयन को जो बनता है, इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। यानी एक संतृप्त मात्रा से जब ज्यादा घुल जाए तो उसे बोलते हैं अति संतृप्त। समझ में आ गया तीनों चीज? यानी इसमें देखो 800 ग्राम घुल सकता था, अगर 800 ग्राम से हम कम घोल रहे हैं तो असंतृप्त है, 800 ग्राम घोल दिए तो संतृप्त हो गया। और गलती से या फिर आप बोल सकते हो कुछ कारणवश, ठीक है, सभी नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि सभी नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 800 ग्राम से ज्यादा भी घुल जाता है। तो 800 ग्राम से जब ज्यादा घुल जाता है तो उस प्रकार का जो विलयन बनेगा उसे बोलते हैं अति संतृप्त। यही यहाँ पर डिफिनेशन आपका लिखा है, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अधिकतम संभव मात्रा अगर घुली है तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं। वहीं पर अति संतृप्त विलयन में इसमें साधारण ताप पर ही विलय की और अधिक घुला सकता है। देखो कह रहा है विलय को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, मतलब ये कम पड़ रहा है, अभी 800 ग्राम तो कम थे और घोल सकते हो, तो इस प्रकार जो विलयन बनते हैं क्या होते हैं? असंतृप्त। देखो कह रहा है स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलय की मात्रा से अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक हो जाती है, तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उस विलयन क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया? तीनों चीज यहाँ क्लियर हो गई आपकी। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप देखेंगे ना, ये जो आपको यहाँ पर पढ़ा है फिगर के माध्यम से, ये आप देखो तो तुरंत क्लियर कर लोगे कि हाँ इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये संतृप्त विलयन है, ये अति संतृप्त और ये असंतृप्त। तीनों चीज आपको क्लियर हो जाएगी जैसे आप इसको देखेंगे। चलिए, तो जिसको जल्दी नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए क्या आगे आपका पहला, देखो पहला आपका आधार क्या था? पहला था घटकों के आधार पर हमने बांटा। दूसरा आपका है विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन संभव हैं। इसके पहले हमने देखिए मुख्य रूप से 3 विलयन, 2 विलयन देखे, तनु सांद्र देखा, फिर संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, इस तरीके विलयन देखा जो कि घटकों की मात्रा के आधार पर था। अब यहाँ पर क्या है? उनकी भौतिक अवस्था। अब आप बताओ पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्था होती है। कौन कौन सी? देखो, जो का पदार्थ होता है, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्था होती है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर, अब देखो भौतिक अवस्था 3 आधार होती है, तो इनके आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब ये कौन से होते हैं उनको देखना है यहाँ पर। तो चलिए आपके लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारा चार्ट बनेगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या? यहाँ पर हम लिख रहे हैं विलय, ठीक है? यहाँ पर लिख रहे हैं विलायक, और यहाँ पे इसका लिख रहे हैं, ठीक है? ये टोटल हम 9 प्रकार के यहाँ पे विलयन बनाने वाले हैं। 9 प्रकार की काउंटिंग कर दीजिए आप। 1 2 3 5 6 7 8। तो थोड़ा सा इस तरीके से काउंटिंग कराया जाए तो ये थोड़ा सा देखो छोटा लग रहा है ना। चलो अच्छा, अब इस चीज को यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए हमको 9 प्रकार के विलयन यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए अवस्था क्या है। तो विलय की अवस्था हम बदलते हैं, विलायक की अवस्था को सेम रखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले विलय की अवस्था को ले लिया गैस, अब विलायक की अवस्था भी कैसा ले लिया? गैस, ठीक है? तब देखिए विलायक की अवस्था को हम गैस गैस ही रखते हैं, गैस और गैस, ठीक है? इस चीज को थोड़ा सा भी गैस कर दे रहे हैं ताकि फिर जरूरत पड़ेगी काउंटिंग हम कर लेंगे। देखिए हमने क्या किया, विलायक को एक बार विलय गैस लिया, फिर एक बार विलय हमने ले लिया द्रव, फिर एक बार हमने विलय ले लिया, इस तरीके से। अब ध्यान समझो आप कि जब विलायक गैस है और विलय भी गैस है, यानी कम मात्रा में जो है वो भी गैस है और जब अधिक मात्रा में वो भी गैस है, तो इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं उनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? इसका देखिए सिंपल सा उदाहरण आपका है वायु। क्या है? वायु। अगर आप वायु में देखेंगे तो वायु में देखिए आपका ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो सभी गैसें होती हैं।
यहाँ पे बहुत सारी गैसें होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपका क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन विलायक हो जाएगा, बाकी सब विलय हो जाएंगे। तो जो गैस है वो गैसों में मिलकर क्या बनता है, वायु। तो वायु में विलय और विलायक दोनों हो जाते हैं, जो कि दोनों गैसीय अवस्था में। दूसरा आपका देखिए यहाँ द्रव विलय, यानी देखो विलय मतलब जो कम मात्रा में वो द्रव अवस्था होना चाहिए, लेकिन विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में क्या है, गैस। तो ज्यादा मात्रा में गैस और कम मात्रा में द्रव, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होता है कोहरा। क्या, कोहरा। आप ये बताओ, कोहरा में क्या पानी के कण नहीं होते, क्या पानी की बूंदें नहीं होती, होती। लेकिन वहां पर पानी की मात्रा कम होती है, वायु की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन होती है ना। तो बस यही बात है, कोहरा आपका हो गया द्रव और गैस। एक और उदाहरण ले सकते हो आप, वायु में नमी। वायु में नमी, तो देखिए वायु में नमी का मतलब क्या, नमी भी लिक्विड होता है, और वायु क्या होगा, यहाँ पर वायु आपका गैस अवस्था में। तो गैस अवस्था में जो आपका है विलायक यानी अधिक मात्रा वाला, और द्रव अवस्था में जो है आपका कम वाला है, ठीक है। ये आपको होगा। तीसरा ठोस, देखो यहाँ पर विलय यानी जो घुलने वाला है, या जो कम मात्रा में हो वो ठोस हो, और जो अधिक मात्रा में हो क्या हो, गैस। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा धुआं। अब सर धुआं कैसे, तो देखो धुआं में कार्बन के कण होते हैं, धुआं में क्या होते हैं, कार्बन के कण। अब जो कार्बन के कण होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन और इसमें गर्म हवा होती है, तो गर्म हवा जो है वो गैस अवस्था में, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो धुआं आपका क्या है, इसमें विलय की मात्रा ठोस होती है और विलायक की मात्रा गैस होती है। ये तीन अवस्था समझ में आ गई। अब देखिए इन तीनों अवस्था में विलायक को गैस लिया था, अब हम विलायक को द्रव अवस्था में लेंगे। तो विलायक को अगर हम द्रव अवस्था में लेंगे तो क्या होगा, द्रव अवस्था में लेंगे तो इसको द्रव अवस्था से लिखते हैं, ठीक है। ठीक है नहीं आपको, चलिए कुछ और ले ट्राई करते हैं। ये आपका द्रव, 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 लेकिन यहाँ पे आपका विलय क्या होगा, विलय होगा वही फिर से गैस, द्रव, ठोस। ठीक। अब ध्यान सुनो, जब विलायक आपका क्या हो, विलायक आपका द्रव हो लेकिन विलय गैस हो, यहाँ पर देखो केस उल्टा होगा। यहाँ पर द्रव की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। गैस की मात्रा कम और द्रव की मात्रा ज्यादा हो, इस प्रकार का विलयन क्या होता है, तो इस प्रकार का विलयन का उदाहरण है, देखो इसका पहला उदाहरण जल में घुली ऑक्सीजन। जल में खुली ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, जितने जलीय जीव हैं वो सांस कैसे लेते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सर, जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पानी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन मात्रा है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था है, जबकि आपका पानी क्या है, द्रव अवस्था है। तो द्रव और गैस की यहाँ पर एक प्रकार का विलयन बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर बन रहा है। यानी यहाँ द्रव अधिक मात्रा में होता है, गैस आपका कम मात्रा। फिर आपका द्रव, द्रव आ गया। इसका एग्जाम्पल तो आपको बताना पड़ेगा, आप बता दो इसे कमेंट में कि सर द्रव और द्रव को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, या द्रव द्रव में जो हम लेंगे तो क्या बनेगा। इसका अगर आपको हम बता देना तो कुछ बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि हाँ सर क्या बात बोलती है। देखो, द्रव द्रव का एकदम सिंपल सा उदाहरण है, वो पैक जानते हो, पैक शाम को बनती है, जानते हो नहीं? वो जो पैक बनता है, तो आप लोगों को नहीं बनाना है और ना उसके बारे में सोचना है, जानते रहो बस। अगर कोई सोचा कि हम भी बनाएंगे तो भाई तुम पैक बनाते रह जाओ। देखो, यहाँ द्रव द्रव में क्या होता है, यानी आपका यहाँ पर जल में एल्कोहल, एल्कोहल। अब बताओ एल्कोहल समझते हो नहीं, एल्कोहल क्या होता है, शराब। जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल आपका एक तरीके का द्रव अवस्था होता है। इसको पानी मिलाते हैं, या पानी में इसको मिलाएं, इसको पानी मिलाएं, दोनों बात हो जाए, ठीक है। या तो पानी एल्कोहल को मिलाओ, एल्कोहल में पानी मिलाओ, दोनों क्या द्रव अवस्था है, दोनों द्रव अवस्थाएं हैं, और द्रव द्रव अवस्था के क्या हो जाए उदाहरण। तो ये भाई जो पैक तुम लोग बना रहे हो, मतलब बनाना नहीं है, जो बनाते हैं उनको पता नहीं होगा कि ये एक प्रकार का विलयन है जिसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं। एक इसमें आपका विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव, लेकिन अब तुमको पता होगा, ठीक है। तो उनको बताने मत जाना, उनको बनाने दो, लेकिन हाँ उसके पास भी मत जाना कि तुम भी बनाना शुरू कर दो। गए बताने, अब बैठ गए भैया कि लाओ एक पैक हम भी बनाते हैं, हम भी टेस्ट करते हैं। ये सब बातें नहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ये सब चीजें बुरी आदत है और हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, तो आप लोग को इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए अब अगला देखते हैं, द्रव और ठोस। अब द्रव ठोस क्या चीज है, तो देखो द्रव आपका यहाँ पर अधिक मात्रा में होना चाहिए, ठोस कम मात्रा में होना चाहिए। तो क्या इसका एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल सभी पढ़ाए हैं यार आपको। शरबत, बोलो, शरबत में क्या होता है, पानी आपका अधिक मात्रा में होता है और द्रव अवस्था में होता है। चीनी आपका कम मात्रा में होता है और ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस और द्रव का क्या हो गया, यहाँ पर उदाहरण हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपका तीसरा है ठोस। अब आप लोग सोचे तो ठोस भी विलायक का काम कर सकता है, ठोस, ठोस।
अब देखो एक बार ठोस में आपका विलय क्या होगा, गैस, फिर आपका क्या होगा, द्रव, फिर आपका क्या होगा। अब इनका उदाहरण बता दो क्या क्या आएंगे। चलो इनका उदाहरण बताओ क्या क्या। तो देखो जब ठोस में गैस मिला दी, इसका उदाहरण क्या है। देखो ये उदाहरण आप लोग अगर पढ़े होगे तो भी जानते होगे, नहीं तो नहीं जानते होगे, एक बार जान लो कि यहाँ पर देखिए पैलेडियम धातु होती है, पीडी, पीडी क्या है, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम धातु। तो पैलेडियम धातु में खुली हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। याद रखो जो पैलेडियम धातु होती है यह हाइड्रोजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। हाइड्रोजन क्या करती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पर ठोस अवस्था में पैलेडियम धातु होती है और गैस अवस्था में होता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ठोस और गैस का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बनता है कि पैलेडियम धातु में खुली हुई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगला आपको देखिए ठोस में द्रव। ठोस में द्रव मतलब यहाँ पे क्या है, ठोस की मात्रा ज्यादा होगी और द्रव की मात्रा कम। ठोस की मात्रा ज्यादा और द्रव की मात्रा कम, ऐसा क्या उदाहरण। तो क्या बता सकते हो इस चीज को, बिल्कुल बता सकते हो। तो देखो ठोस और द्रव की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठोस अवस्था में आपका क्या हो, और ज्यादा मात्रा होनी चाहिए और द्रव अवस्था में कम, तो इसका उदाहरण होगा जेली। क्या, जेली। जेली जानते हो, अरे टमाटो सॉस जानते हो भाई, टमाटो सॉस। उसमें क्या होता है देखो, थोड़ा सा उसमें लिक्विड कम मात्रा में होता है और सॉलिड ज्यादा मात्रा में होता है, ठोस ज्यादा मात्रा में होता है। तो जेली आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आइसक्रीम आप खाते हो, आइसक्रीम, कौन सा आइसक्रीम, जो चम्मच से आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, आइसक्रीम। जो आप चम्मच से आइसक्रीम खाते हो वो भी इसमें आ सकता है, ठीक है। उसमें लिक्विड मात्रा कम होती है जबकि ठोस मात्रा ज्यादा होती है। अब तीसरा आपका देखिए ठोस ठोस। चलो से ये उदाहरण तो आप बता दो कि ठोस ठोस का क्या विलयन हो सकता है, जिसमें कम मात्रा वाला भी यानी विलय भी ठोस हो, अधिक मात्रा वाला विलायक भी ठोस हो। इन दोनों को उदाहरण आपका होगा यहाँ पर एकदम सिंपल सा, मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु। मिश्र धातु जानते हो नहीं, इंडिया में जो सिक्का चलता है, सिक्का का मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु, जिसमें एक से अधिक प्रकार की धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो मिश्र धातु में दोनों पदार्थ ठोस होते हैं, कम मात्रा होता है, ज्यादा मात्रा होता है, तो मिश्र धातु भी उदाहरण होते हैं। ये आपका टोटल 9 हो गया, कितने, 9। देखो एक बार गिन लो इन सभी को, 1 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका 9 प्रकार के विलयन प्राप्त हुए, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। सही है, तो क्या आपको ये याद हो जाएगा, बोलो क्या आपको याद हो जाएगा। कमेंट में जल्दी फंक्शन दिखा दो कि हाँ सर हम इसको याद कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, बस आपको समझना है, इसको रटना नहीं, समझना। समझोगे तो एकदम याद हो जाएगा, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करके हम समझाएं आपको कि कैसे आपको समझना है कि कौन कम मात्रा में, कौन ज्यादा मात्रा में। इस तरीके से समझेंगे डेफिनेटली कर ले जाएंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। आपका विलयन के जो प्रकार थे वो खत्म हो गया। ठीक है, दो ही आधार था, एक आपका सांता के आधार, घटकों की मात्रा के आधार पर हो गया था, दूसरा आपका यहाँ भौतिक अवस्था का। अब हम बढ़ते हैं आगे इस विलयन में और देखते हैं विलेयता। अब विलेयता क्या चीज होती है, तो विलेयता का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए आप यहाँ पे देखिए। विलेयता क्या चीज होती है, तो विलेयता का मतलब होता है कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा, विलायक एक निश्चित मात्रा, अधिकतम टाइम लिया जाता है 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम में निश्चित ताप पर। निश्चित ताप ये आपका देखिए होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है। निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है। मतलब आप अभी आपको पीछे बताया था ना कि 1 लीटर में 800 ग्राम चीनी जैसे घुल रहा था, ऐसे विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। अतः किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, देखो आप लिखे ना 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ क्या कहलाती है, विलेयता। यानी विलेयता क्या होता है, तो अगर आप किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोल रहे हो, तो उस जो आपका विलायक है, विलायक का 100 ग्राम, विलायक का कितना, 100 ग्राम, देखो जो कि विलेयता होती है, क्या, विलेयता। तो विलेयता बराबर होता है क्या, विलेय की अधिकतम संभव मात्रा, विलेय की अधिकतम संभव मात्रा बटे विलायक का विलायक मात्रा, या आप यहाँ लिख सकते हो 100 ग्राम, जो कि निश्चित है। ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम संभव मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ये आपका होता है विलेय। अब जैसे विलेयता देखिए यहाँ पर आपका ठोस के लिए भी हो सकता है, द्रव के लिए भी हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है, तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये विलेयता सभी प्रकार के भौतिक अवस्थाओं के लिए हो सकता है। ये आपका था विलेयता।
अब लेता हुआ देखिए आगे एक नियम हम पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम मुख्य रूप से किसके लिए दिया गया? तो देखो याद रखो, आपका हेनरी का नियम जो दिया है ये मुख्य रूप से किसके लिए दिया गया है? तो हेनरी का नियम जो आपका है ये मुख्य रूप से दिया गया है गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता के लिए। यानी हेनरी ने नियम किसके लिए दिया कि किसी गैस को आपको किसी द्रव में घोलना है तो आप उसे कितना अधिकतम घोल सकते हो इसके आधार पर, या फिर इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया। देखिए नियम क्या था, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, याद रखो ताप स्थिर होना चाहिए, ताप नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? ताप बदल दोगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा गलत आ जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता जो आपको यहाँ पर बता दिए गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब की क्या होता है? समानुपाती। मीन्स यहाँ पर देखो, अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो तो ये होता है आपका यम अनुक्रमणपाती होता है पी के, और यहाँ से अनुक्रमणपाती जनता होगा तो ये लिख सकते हो यम बराबर के पी। ये आपका यहाँ फार्मूला बनेगा, यम बराबर क्या हो जाएगा? के। अब ये क्या है सर? यहाँ पर यम क्या है, के क्या है और पी क्या है? तो ध्यान समझो, यहाँ पर अगर बात करें हम किसका, यम का, तो देखो यम है आपका है पदार्थ, आप इसको पदार्थ बोल सकते हो। अब पदार्थ ने की आपको एक गैस अवस्था, ठीक है? गैस की घुली हुई मात्रा, की मात्रा, यानी गैस की वो मात्रा है जो घुली चुकी है या द्रव में घुली हुई है। दूसरा आपका जो पी है, पी देखिए उसका क्या है? वाष्प दाब। पी क्या है? वाष्प दाब। और आपका के क्या है? के आपका है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक, समानुपातिक स्थिरांक। तो यहाँ पर आपका ये तीनों चीजें क्या रखना है कि यम क्या है? यम आपका है उस गैस की मात्रा जो कि घुली हुई है। पी क्या है? पी आपका है वाष्प दाब। और के क्या है? के आपका समानुपातिक स्थिरांक। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करने के लिए या और अच्छे क्लियरली बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने डाल्टन के नियम से कुछ लिया। देखिए डाल्टन ने एक बात कहा था, किसने? डाल्टन। डाल्टन क्या कौन थे? डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। देखिए डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि किसी गैस की किसी द्रव में जो विलेयता होती है उसके आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होती है। डाल्टन ने क्या कहा था? देखिए डाल्टन ने कहा था किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के, आंशिक वाष्प दाब के, वाष्प दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये डाल्टन ने कहा था, ठीक है? तो डाल्टन के इन्हीं कथनों को हेनरी ने उठाया और एक नया परिभाषा दिया। इसी चीज को देखिए यहाँ पर जो है इस चीज को एक नए सिरे से परिभाषित करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने यहाँ पर एक नया सिरे से स्टार्ट किया और कहा कि जो आपका होता है यहाँ पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की जो विलेयता है, ठीक है, विलेयता, उसके लिए उन्होंने देखो कथन यहाँ पर कहा कि किसी गैस की जो विलेयता यानी उसके आंशिक, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब गैस के मोल अंश के, मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है? समानुपाती। ये डाल्टन के कथन को उन्होंने लिया हेनरी ने और कहा कि किसी वास्तव मतलब डायरेक्ट नहीं लिया था, उन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है? उस कथन को उन्होंने देखा, अध्ययन किया, फिर कुछ प्रयोग किए, तब उन्होंने बताया कि आंशिक दाब होता है गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या है? देखिए यहाँ पर आपका जो मोल अंश, जो आपको यहाँ पर मोल अंश दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो मोल अंश दिख रहा है, तो इस मोल अंश को आप अभी नेक्स्ट मतलब आज की क्लास नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम जब सांद्रता के पद पढ़ेंगे, क्या? सांद्रता के पद, तो आपको एकदम क्लियर मेंशन कर देंगे। अभी आप समझो मोलेंस क्या है? सांद्रता का पद होता है। सांद्रता पद सांद्रता व्यक्त की जाती है मोलेंस में, मोलेंस में क्या व्यक्त की जाती है? सांद्रता। अब देखो इस चीज को उन्होंने व्यापक रूप में किस तरीके से लिखा, तो इस चीज को उन्होंने लिखा इस तरीके से कि आपका जो किसी पदार्थ की जो मात्रा है यानी आंशिक दाब पी अनुक्रमपाती होता है यक्स की। यक्स क्या है? यक्स आपका मोल अंश, ठीक है? तो पी अनुक्रमपाती, अनुक्रमपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नेतांक को गुणा किया उन्होंने। पी बराबर उन्होंने कहा के एच इंटू यक्स, के एच इंटू यक्स।
ये उन्होंने परिभाषा दी। अब देखो यहाँ पर पी क्या है, के एच क्या है, एक्स क्या है, तीनों चीजें समझो, ठीक है। तो पी क्या है आपका, यहाँ पर आप देखो पी देखोगे तो पी आपका है आंशिक वाष्प दाब। क्या है, आंशिक वाष्प दाब, किसका, गैस का। ये गैस का क्या है, आंशिक वाष्प दाब। दूसरा आपका जो यहाँ पर देखो लिखा है यक्स, यक्स आपका है मोल अंश। क्या है, मोल अंश। यक्स आपका मोल अंश है। और के एच क्या है, देखो के एच आपका है हेनरी नियतांक। क्या है, के एच आपका है हेनरी नियतांक, ठीक है। ये हेनरी नियतांक आपका के एच है। अब ये तीनों चीजें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि किसी पदार्थ, देखो अब इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो यहाँ पर एक क्या है, ये आपका इसमें एक लिक्विड, ठीक है, ये आपका द्रव अवस्था थी। अब इस द्रव में हमने क्या किया, एक गैस के कुछ अणु को डुबो दिया, ठीक है। गैस के यहाँ पे कुछ अणु को विलीन कर दिए। अब जब ये इस गैस के अणु को विलीन कर दिए, ठीक है, ये इस विलयन में देखिए दोनों चीज, गैस भी है द्रव भी। तो अब इसमें देखिए इस गैस का कुछ ना कुछ वाष्प दाब हो, गैस क्या होगा, कुछ वाष्प दाब होगा, तो उसको लिखते हैं पी से। के एच है नियतांक है, और यक्स क्या है, इसका मोल अंश। तो जब आप इस किसी विलयन को अध्ययन करते हो तब ये तीनों चीज आपको पता चलती है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि किसी भी उसका अगर आप देख रहे हो क्या, जो आपका आंशिक वाष्प दाब है वो बराबर था किसके, के एच इंटू यक्स के। के एच यहाँ पर है नियतांक है, यक्स क्या है उसका मोल अंश, ठीक है। अब इस चीज को और क्लेरिफाई उन्होंने किया एक ग्राफ के द्वारा, जिसको ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखो आप पी और यक्स के बीच अगर ग्राफ आप बनाओ, किसके बीच, पी और यक्स के बीच, देखो यहाँ पर अगर आप पी और एक्स के बीच ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा। इसके बीच ग्राफ एक बनता है इस तरीके से, ये ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से क्यों बना, अब इस चीज को समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है वाष्प दाब, ये क्या है आपका, ये आपका है वाष्प दाब पी, ठीक है। ये आपका है मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश यक्स। तो पी और एक्स के बीच आप जब ग्राफ बनाते हैं तो इनका ग्राफ का जो ये ढाल आता है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका है के एच। क्या है, के एच। के एच आपका क्या होता है, इसका ढाल होता है। इसका जो ढाल है वो आपका होता है के एच। इसका ढाल क्या होता है, के एच, जिसे बोलते हैं हेनरी नियतांक। तो ये हेनरी नियतांक है के एच, इसका वाष्प दाब का, यहाँ पर वाष्प दाब और मोल अंश के बीच जब आप ग्राफ बनाते हो तो इनका ये जो ढाल आता है के एच। तो इस चीज का आप थोड़ा सा अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो जान लो। देखो इसका तुलना करते हैं किससे, एक समीकरण होता है y बराबर एम एक्स, यहाँ तुलना करोगे तो देखो आपका आ जाएगा p इजकल टू पी एच इंटू यक्स, ठीक है। तो देखो यक्स के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या है, यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर यक्स ही है, और y के स्थान पर आपका p हो गया, और m के स्थान पर के एच है। तो m क्या होता है, यहाँ पर ढाल होता है, किसी भी ग्राफ का ढाल होता है ये, ठीक है। तो ये आपका हेनरी नियतांक और हेनरी की सब एक मतलब हर एक टॉपिक यहाँ पर हमने हेनरी को डिस्कस किया कि हेनरी का नियम उन्होंने क्या कथन स्टार्टिंग में दिया था। फिर राउल्ट के जो डाल्टन जो थे, डाल्टन को उन्होंने कथन को देखा, उस कथन के आधार पर उन्होंने कुछ प्रयोग किए, और फिर ये इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर संबंध आता है। तो देखो इससे अगर आप निकालना चाहते हो तो इससे यहाँ से एक और संबंध निकलता है, यहाँ से अगर आप की निकालो, यस, तो की एच बराबर होता है पी अपान एक्स, ये बराबर क्या होता है, पी अपान एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हो, क्या कि केच आपका होता है, केच इसका होता है पी अपान एक्स, हेनरी नियम। आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये आपका हेनरी नियम खत्म हो गया। अब हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट क्लियरली एकदम आपको पता होना चाहिए, एकदम नोट करके जरूर रखिए। क्योंकि देखो आप जब पढ़ रहे हो ना तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स के आप खुद लिखो, खुद उसको बनाओ। क्लास चलती है ना, क्लास के साथ साथ बनाओ। जैसे आप हम लिख चुके हैं, समझा चुके हैं आपको, तो आप वीडियो पास करो, उसको पूरा नोट कर लो, नोट कर फिर वीडियो को ले जाओ। क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स है, आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, रिवीजन जब करोगे या नेक्स्ट क्लास में बैठोगे, तो जब इस चीज को पढ़ कर बैठोगे ना, तो आपको आगे के हर एक टॉपिक अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और आप ऐसे सोचो कि इसे क्लास चालू करके बैठ गए हैं तो नींद आना शुरू हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठा करो, पढ़ा करो, साथ में उसको नोट किया करो, तब आप समझ पाओगे नहीं, हाँ इतना चीज हमने पढ़ा, इस चीज को हमने नोट किया, और उस चीज को बाद दोबारा रिवीजन कर दोगे तो पूरा दिमाग में चढ़ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। अब हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं, इस चीज को समझते हैं।
ठीक है। यद्यपि यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब, इसके लिए कुछ कंडीशन है, सब सभी स्थितियों में लागू नहीं होता। देखो, जब दाब बहुत अधिक ना हो, यानी हेनरी के नियम के लिए दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि माइनस में है कि 0 से, क्योंकि आपका ताप कम करने से गैस द्रव में बदलने लगता है, तो ताप भी बहुत ज्यादा कम ना हो। फिर गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। दूसरी चीज, जो गैस की मात्रा है ना, ऐसा नहीं कि पानी में डाल दो, मतलब आप किसी गैस को आप किसी द्रव अवस्था में डाल दो तो पूरा घुल ही जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी विलेयता भी कम होनी चाहिए। फिर आगे, गैस की आणविक अवस्था में द्रव व गैस दोनों अवस्था में समान होनी चाहिए। तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो आणविक अवस्था में या गैसीय अवस्था में अलग होती है, द्रव अवस्था में अलग होती है। तो इसके कारण जो आणविक अवस्था है वो द्रव गैस दोनों में समान हो। जैसे अगर आप हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आपका देखिए द्रव अवस्था में भी यही होता है, H2 होता है, और गैस अवस्था में H2 होता है, तो दोनों अवस्था में यही होता है। लेकिन कुछ और गैसें हैं जो बदल जाती हैं, जो क्या होती हैं, ठोस में अलग तरीके की होती हैं, द्रव में अलग तरीके से होती हैं। तो जिनका आणविकता आणविकता मतलब जैसे ये दो दो परमाणु में बना है, तो द्रव अवस्था में भी दो परमाणु के रूप में हो, और गैस अवस्था में भी दो परमाणु के रूप में हो, इसको आणविकता समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार की गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू होता है। अब हेनरी के नियम के सीमाओं के बाद एक और छोटा सा टॉपिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए आपका ये यूपी बोर्ड में पूछा गया, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो क्या ये आपका हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये होता क्या, इस चीज को यहाँ पर देख लीजिए आप। पहले सबसे पहले एक बात याद रखिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो देखो, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। अब देखो, अभी आपने देखा कि गैस का जो विलेयता होता है उसके आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा की अनुपाती होता है एक्स के, यानी उसका दाब जितना अधिक होगा उसका आंशिक दाब विलेयता उतनी ज्यादा होगी। अब जब आप पर्वतों पर जाते हो, ऊंचाइयों पर जाते हो, खुद आप खुद जाओगे ना, पर्वतों ऊंचाई पर जाओगे, तो वहाँ ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की जो विलेयता आपके ब्लड में, ब्लड तो लिक्विड है ना, तो ऑक्सीजन की जो विलेयता है आपके ब्लड में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विलेयता कम हो जाएगी, तो देखो यहाँ लोगों के आरोहकों, आरोह मतलब जो क्लाइंबर्स होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं, के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं। याद रखो, आपको एनर्जी ऑक्सीजन से ही मिलती है। ऑक्सीजन जब आप लेते हो, आपके अंदर का जो ग्लूकोज होते हैं टूटते हैं, टूटने से क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन जब कम मात्रा में जाएगा तो कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी, तो आपको कमजोरी महसूस होगी। तो उनमें एनाक्सिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखो, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपको ब्लड में, तो ये आपको एनाक्सिया नामक एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। ये रोग आपका ऐसा नहीं परमानेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप फिर से नीचे आ जाओगे या उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ ऑक्सीजन लेवल फिर से उतना है, या आंशिक दाब उसका उतना ही है जितना आप पहले थे, तो आपका फिर से एनाक्सिया रोग खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ से आपका क्या होता है, सोडा वाटर, जिसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अच्छा बताओ, सिंपल सा, आप कोल्ड ड्रिंक जैसे होती है, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, मतलब देखो मुझे ब्रांडिंग नाम का ब्रांडिंग नहीं करना है, बस आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक को आप जब खोलते हो तो उसमें कुछ गैस निकलती है, सू की आवाज करके निकलती कि नहीं। और अगर उसी चीज को आप क्या हिला दो, हिलाने के बाद तब उसका ढक्कन ओपन करो, तो आपको देखते हो कि वो बाहर आ जाता है अपने आप, अपने आप क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, याद रखो, उसमें कोल्ड ड्रिंक में आपकी CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, CO2 गैस भरी जाती है। तो ये CO2 गैस जब उसमें भरते हैं, तो उसके बाद उसको देखो नॉर्मली नहीं भरते, उसको हाई प्रेशर पर, बोतल के ऊपर काफी प्रेशर डालकर उसमें भरा जाता है, जिससे जैसे ढक्कन आप खोलते हो तो कुछ गैस बाहर निकल जाती है। तो वही देखो आप लिखा है, शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की वरीयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया, यानी उनको काफी उच्च दाब पर बंद किया था ताकि उसमें गैस विलीन हो सके। क्यों, क्योंकि पी अनुपाती है यक्स, अगर आप दाब बढ़ा दोगे तो इसकी वरीयता बढ़ जाएगी। सही है। चल, अब अगला देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये आप जान सकते हो कि समुद्री में जो लोग जाते हैं अंदर पानी के अंदर, उनके लिए कितना मुश्किल काम होता है। देखो, गहरे समुद्र में गोताखोर, गोताखोर मतलब जो पानी के अंदर जाते हैं सिलेंडर लेकर, पीछे पीठ पर सिलेंडर बांध के जाते हैं, ठीक है, को उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वायु में उपस्थित N2O2 की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है। अब देखो, वायु में जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो, जब पर्वत पर गए थे तो दाब कम होने से विलेयता घट गई थी, लेकिन पानी के अंदर चले जाते हैं तो पानी का भी प्रेशर पड़ता है, तो दाब बढ़ जाता है, तो अधिक दाब पर विलेयता बढ़ जाती है। तो अब देखो ये क्या करा, परंतु जब गोताखोर सतह पर आते हैं, जब वो नीचे चले गए तो दाब बढ़ गया, विलेयता बढ़ गई। जब वो सतह पर आते हैं तो दाब कम होने से रुधिर में खुली हुई गैस बुलबुले के रूप में
बाहर निकलने लगती है। अब देखो जब ऊपर वो आएंगे तो उनके ब्लड में जो आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है वो अब दाब कम होने से डायरेक्ट बाहर आता है। ऐसा नहीं कि वो फेफड़े में जाएगा, नहीं, डायरेक्ट शरीर की सतह से बाहर आ जाता है, जिससे कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाती है, जिन्हें गांठें बेंड्स कहते हैं। इस तरीके से कोशिकाओं क्या रुकावट उत्पन्न हो जाएंगी, अतः नाइट्रोजन की रुधिर में मात्रा को विलेयता एवं गांठों को रोकने के लिए, यानी देखिए इसकी जो विलेयता है उसको कम करने के लिए, और इस तरह की गांठें न बने, ऐसे गांठें बनने से शरीर मतलब इंसान बीमार हो सकता है, ठीक है, उसकी जान भी जा सकती है। गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो गैस सिलेंडर होते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। बहुत जरूरी बात, आपसे ये क्वेश्चन पॉलिटिकल में पूछा सकता है कि गैस सिलेंडर, गोताखोरों के गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन की विलेयता कम करने के लिए किस गैस को मिलाया जाता है। तो ये आपका बहुत 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 महत्वपूर्ण लाइन है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि इसको हीलियम गैस, कौन सी गैस, हीलियम गैस को मिलाई जाती है, जिससे इन गैसों की विलेयता क्या होती है, अत्यंत कम हो जाती है, और वो आसानी से सांस ले पाते हैं और ऊपर आते हैं, तो उनके कोशिकाओं में कोई गांठों की समस्या नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि विलेयता उसकी घट चुकी है। सही है, तो ये आपका था सिंपल सा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार 3-3 मार्क्स क्या पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करके रखिए, 3 मार्क्स आपको ये पूछा जा सकता है। तो हेनरी का नियम के अनुप्रयोग हो गए। अब इसका देखिए आपका आता है क्या, इसके बाद आपका आता है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता को हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, आज की पहली क्लास से तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं तक रखते हैं। जितना आपको पढ़ा है अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो उसे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ठाक है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम आए तो उस टॉपिक को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें स्टार्टिंग में, ठीक है, कि आपका टॉपिक में, इस टॉपिक में अगर किसी बच्चे का दिक्कत था, किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो इसको पहले डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास आपको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी डाउट आपका है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए कि हाँ आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आ रही कि नहीं, और साथ ही आप अपने से अच्छा नोट्स बनाइए, कॉपी बना लीजिए, और अब स्टार्ट करें। देखिए हमने अगस्त से स्टार्ट किया है, फिर भी आपको यहाँ पर हम ये आपको अगस्त से स्टार्ट करने के बाद भी हम आपका पूरा सिलेबस पेपर से पहले कंप्लीट कराएंगे, और साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस और वन शॉट्स भी बहुत सारे देंगे, जिससे आप मतलब एकदम अच्छे से अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो सको। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपने कब से शुरू किया, जरूरी ये है कि आपने उस मुकाम को पाने के लिए मेहनत कितना किया। अगर उस मुकाम को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आप पा सकते हो। ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता है कि आपने कब से शुरू किया, बस जरूरी ये होता है कि आपने कब से जी जान लगा के शुरू किया, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, और इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करके आइएगा जो आज के टॉपिक पढ़ाए, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इस पूरे पीडीएफ फॉर्मेट को आप वहां से डाउनलोड कर सकें और हर एक चीज देख सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।